औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है रीनल स्टोन्स जो होते हैं ना, रीनल स्टोन्स, उनके इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, नॉन कंट्रास्ट सीटी, ठीक है। और इनिशियली ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। इनिशियली जो पेशेंट आता है आप एक्सरे की भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो नॉन कंट्रास्ट सीटी है। उसमें याद रखना है कि रीनल स्टोन्स के लिए ये है, लेकिन जो और यूरेटरिक स्टोन्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो ब्लैडर स्टोन्स हैं उसमें हम ये नहीं करते। उसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, उसमें हम जो है सिस्टोग्राम वगैरह करते हैं, उसमें नॉन कंट्रास्ट सीटी नहीं होता। अच्छा, अब रीनल ट्रॉमा के साथ अगर पेशेंट है तो क्या करना है, आपने देखना है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं। अगर वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो क्वेश्चन होता है कि फिर वैसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो CCT है। CCT अवेलेबल नहीं है तो IVU। लेकिन अगर वो नहीं है हीमोडायनामिकली स्टेबल तो आप उसे फ़ौरन OT में मूव करेंगे, मतलब मैसिव ब्लीड हो रही है, और उसको फिर हम ओपन करेंगे, 1 शॉट IVU करेंगे हम, स्पेशली जो दूसरी किडनी है उसका देखने के लिए फंक्शन, और पार्शियल टोटल हमें नेफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी पेशेंट की जो है उसको मैनेज करने के लिए। सही हो गया। अब साथ में रीनल ट्रॉमा के ग्रेड्स होने चाहिए। रीनल ट्रॉमा ग्रेड्स हम CT स्कैन पे देखते हैं। 1 में कंट्यूजन या लैसरेशन नहीं है, 2 और 3 में लैसरेशन है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो ग्रेड 2 है, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो ग्रेड 3 है, और ग्रेड 4 में क्या है कि जो इंजरी है वो कलेक्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करी है। ग्रेड 5 में किडनी शैटर होगी या हाइलम की वर्जन होगी, ठीक है। तो ग्रेड 1 में क्या था, लैसरेशन नहीं थी, कंट्यूजन थी। ग्रेड 2 और 3 में क्या फ़र्क है, लेस देन 1 सेंटीमीटर का हमने साइज़ लेंगे। स्प्लीन और लिवर में अलग साइज़ होते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लैसरेशन है, उससे कम है तो 2 है, अगर उससे ज़्यादा है तो जो है वो ग्रेड 3 है। और फिर हमने ग्रेड 4 में कहा कि वो आगे जाके कलेक्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करी, और ग्रेड 5 में हाइलम में वर्ल्स हो गया या फिर शार्टेड किडनी है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में हमें पता है कि ब्लैंड भी हो सकता है, पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है, तो हॉलमार्क हमारे पास क्या होता है, हीमाचूरिया। अब हमने क्या करना है, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे सब कैप्सूल है, ये रेट्रोपेरिटोनियल नजर आएगा, ठीक है। जो कैप्सूल के अराउंड होगा या रेट्रोपेरिटोनियल पल्सटाइल हमें हीमाटोमा मिलता है। अच्छा, मैंने स्टेबल अनस्टेबल, अच्छा मैनेजमेंट में हीमोडायनामिकली स्टेबल का हमने कहा था हमने CCT करना है, ठीक है। IVU कर सकते हैं और सर्जिकल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अगर क्यों करेंगे हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन स्टेबल पेशेंट में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अनस्टेबल में तो हम करेंगे एक्सप्लोरेशन, स्टेबल में हम तब करेंगे जब मैसिव हीमाचूरिया, ग्रॉस हीमाचूरिया नहीं सही हो रहा, और पल्सटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा, ठीक है। पल्सटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा और मैसिव ग्रॉस हीमाचूरिया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है सर्जिकल मैन में हमने लेप्रोटमी करनी है, दोनों किडनी को एक्सप्लोर करना है, 1 शॉट IVU करना है। पल्सटाइल हीमाटोमा या अगर एक्सपैंड करे रेट्रोपेरिटोनियल में तो उसे हमने, अच्छा रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा का मसला था, जैसे ही आप उसे छेड़ते हो ना फ़ौरन मैसिव ब्लीड होती है, तो बहुत ध्यान से सिर्फ एक्सपैंडिंग को और पल्सटाइल को आपने जो है वो एक्सप्लोर करना है। रीनल इंजरी को करेंगे रिपेयर। अच्छा, अगर हमारे पास स्मॉल टी लैसरेशन है सूचर करेंगे, वरना ग्रेड 3 में क्या था, लेस देन 1 सेंटीमीटर, सॉरी मोर देन 1 सेंटीमीटर लैसरेशन, और ग्रेड 4 में क्या था, इंजरी इन्वॉल्व इन द कलेक्टिंग सिस्टम। ये होगा तो हम पार्शियल या टोटल नेफ्रेक्टमी करेंगे, और डैमेज सॉलिटरी किडनी को भी हम रिपेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है यूरेटर की इंजरी। तो क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट का C-सेक्शन हुआ और उसे परसिस्टेंट एन्यूरिया हो गया, ठीक है। तो आपने बताना क्या हुआ था, उसको यूरेटर की इंजरी होगी। जो यूरेटर की इंजरी तो ज़्यादा पोस्ट ऑप होती है, आर्ट्रोजेनिक होती है, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी के दौरान, API या यूरेटरोस्कोपी के दौरान होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें ड्रेन में फ्लूइड आ ही जा रहा होता है परसिस्टेंटली, क्योंकि यूरिनरी फिस्टुला बन चुका होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा होता है कि IVU रेट्रोग्रेड यूरेटेरोग्राफी से हम डायग्नोस करते हैं, तो उसमें हमें जो है इसके अलावा एन्यूरिया हो जाता है कि बायलेटरल यूरेटरल कट ऑफ हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो है वो डिले हम तब कर सकते हैं जब पेशेंट अनफिट है, उसे एक्टिव इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, परक्यूटेनियल नेफ्रोस्टमी कर सकते हैं अगर हमने ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके मैनेजमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंजरी हुई कैसे है। अगर एंडोस्कोपिक इंजरी है तो आप डबल जे स्टेंटिंग करें 6 हफ्ते के लिए, वरना अगर पार्शियल ट्रांजैक्शन हुई है तो प्राइमरी रिपेयर करें। अगर बिल्कुल जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई है लेकिन लॉस ऑफ लेंथ नहीं हुआ तो फिर आप टेंशन फ्री स्पैचुलेटेड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करें विद JG स्टेंट। लेकिन अगर लॉस ऑफ लेंथ हो गया तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। अब लॉस ऑफ लेंथ कम हुआ है या लॉस ऑफ लेंथ मार्क्ड हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ लेंथ अगर हमारे पास जो है वो कम हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या करना था, सॉरी लॉस ऑफ लेंथ कम हुआ है तो हम ब्लैडर को मोबिलाइज करेंगे, ऊपर लेके आएंगे अपनी जगह से, और फिर हम एनास्टोमोसिस करेंगे विदाउट टेंशन, या फिर हम बॉडी फ्लैप कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि स्ट्रिप ऑफ ब्लैडर हम जो है वो गैप को ब्रिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हम श्वास हिच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी फ्लैप या श्वास हिच, और अगर मार्क लॉस ऑफ लेंथ है तो हम इंटरपोजिशन ऑफ लूप ऑफ आइलियम लेकर आ सकते हैं या अपेंडिक्स। ट्रांस यूरेटेरो यूरेटरोस्टमी में हम कॉन्ट्रालेटरल यूरेटर जो है
उसके अंदर इस यूरेटर को जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी हम कर सकते हैं या फिर हम नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यूरेटर की इंजरी के अगर एंडोस्कोप से हुई तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल डबल जे स्टेंटिंग करेंगे, ठीक है। अगर जो है वो पार्शियल ट्रांजैक्शन है प्राइमरी पर, अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन डिपेंड करते हैं लॉस ऑफ लेंथ है नहीं है, लॉस ऑफ लेंथ कम है, लॉस ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ लेंथ नहीं है तो आप सिंपल एनास्टेमोसिस करें, ठीक है, टेंशन फ्री जे स्टेंट के जरिए। अगर लिटिल लॉस ऑफ लेंथ है तो फिर आप बॉडी फ्लैप करें या श्वास हिच करें या फिर आप ब्लाडर को मोबिलाइज करें। 3 ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर मार्क लॉस ऑफ लेंथ है तब भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इंटरपोजिशन ऑफ लूप ऑफ आइलियम अपेंडिक्स, ट्रांस यूरेटेरोस्टमी और ट्रांसप्लांटेशन या नेफ्रेक्टमी। स्टोन्स मैंने कहा था रीनल स्टोन्स में हमारे पास क्या होता है कि नॉन कंट्रास्ट सीटी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है। उसकी मैनेजमेंट में हमने देखना है कि लेस देन 5 mm के स्टोन हैं, 6 to 8 mm, लेस देन 2 सेंटीमीटर हैं या मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है। अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेस देन 5 mm है तो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो वाटर इनटेक वगैरह करेंगे। अगर 6 to 8 mm है तो हम मेडिकल थेरेपी करेंगे, मेडिकल एक्सपोजर थेरेपी, टामसिलोसिन देंगे जो कि एक अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी अभी हम यही करते हैं, ठीक है। हम कोई ये शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी वगैरह प्रेगनेंसी में नहीं करते। याद रखना, प्रेगनेंसी में जितना मर्जी स्टोन का साइज हो, हमने अगली 2 ऑप्शन अवेल नहीं करनी, हमने मेडिकल एक्सपल्जन थेरेपी तक ही रहना है, ठीक है। अच्छा, लेस देन 5 mm हो गया, 6 to 8 mm हो गया, टामसिलोसिन याद रखना है। अब अगली ऑप्शन आती है कि अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है या फिर लोअर पोल में मोर देन 2 सेंटीमीटर है, लेकिन लोअर पोल में है लेस देन 1000 डेंसिटी HF यूनिट्स जो है वो उसकी डेंसिटी है, और यूरेटेरिक स्टोन है लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो इन सब में हमने शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी करनी है। लेकिन अगर शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी फेल हो जाए या फिर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर या फिर स्टैग हॉर्न हो तो हमने परक्यूटेनियस क्या कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटमी करनी है, PCN। अच्छा, इसमें और कोई बात ऐसे नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि शॉक वेव ली जो हम कर रहे हैं इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि लेस देन 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर इन लोअर पोल, या फिर लेस देन 1000 डेंसिटी, या फिर यूरेटेरिक लेस देन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, जैसे मैंने बोला था, प्रेगनेंसी, या फिर अगर पेशेंट को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन या फिर ब्लीडिंग डायथीसिस है, या फिर UTI हो गया, फिर फीवर, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है डिस्टल डिस्टोन, या वेरी ओबीज पेशेंट। अगर मॉर्बिडली ओबीज है तो कुछ काम नहीं करेगा, आपको पायलोलाइथोटमी करनी पड़ेगी। अच्छा, परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटमी की भी इंडिकेशंस हमने कहा कहीं नहीं, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, स्टैग हॉर्न यहाँ पे फेल हो गया, शॉक वेव, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटमी में हेमरेज, फिस्टुला, परफोरेशन ऑफ कॉलन, प्लूरल कैविटी पर वहाँ तक पहुँच गया। जब आप नेफ्रोस्टमी ट्रैक डालो ना उधर तक जो है वो मसला हो सकता है। फिर एक होता है RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, इससे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पायलोलाइथोटमी। पायलोलाइथोटमी का आपको बस ये पता होना चाहिए हम कब करते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं हम, जब हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कैलिसेस में स्टोन्स हों, मतलब स्टैग हॉर्न बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड हों, फेल हो जाए हमारे पास परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटमी और शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी फेल हो जाए, मॉर्बिडली ओबीज, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा, इसका बस पता चाहिए इंसिजन कौन सा देते हैं हम, रीनल एंगल से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन तक हम देते हैं इंसिजन, मॉरिसन्स इंसिजन देते हैं 12th रिब के ऊपर, ठीक है। रीनल एंगल से लेके ASIS तक। अब इसकी लेयर्स वगैरह पता होनी चाहिए कि लेटरल पोजीशन मॉरिस इंसिजन, क्योंकि हम ना जो ब्लाडर के लिए तो ना फाइनेंशियल इंसिजन देते हो तो हर लोकेशन से पता चल जाता है। अच्छा, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर पीछे से हमने लेटिस्मस डोर्साइस, रेडियस पोस्टीरियर इंफीरियर को कट करना है, और एंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और फिर लंबर फेशिया को इंसाइज करते हैं, पेरिटोनियम को फॉरवर्ड पुश करते हैं, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को इंसाइज करते हैं, फिर फेशिया गिरोटा को इंसाइज करते हैं, पेरिनेफ्रिक फैट को पील ऑफ करते हैं। किडनी को हमने मीडियली रोटेट करना है ताकि पेल्विस तक हमारे जो है वो एक्सपोजर मिले, फिर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लेते हैं पेल्विस के ऊपर, पेल्विस को स्टिच करते हैं। अब एक्सटेंडेड पायलोलाइथोटमी में अगर आप रीनल साइनस तक चले जाएं तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड पायलोलाइथोटमी। जल्दी से कर लेते हैं यूरेटेरिक स्टोन। यूरेटेरिक स्टोन में क्या होता है कि लेस देन 5 mm अगर है तो हम विद इन 3 वीक्स में वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन 5 हमने रीनल में भी कहा था कि लेस देन 5 mm तो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो सेम हो गया, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन तब करेंगे जब आपके पास एनाल्जेसिक्स के बावजूद पेन हो रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, रीनल इनसफिशिएंसी हो रही हो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर 4 से 1 महीने से ज़्यादा की ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है।